गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और देखो सबसे मेन चीज ये पढ़ी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगने वाला फोर्स तो F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म का होता है और इंटीग्रेशन से सॉल्व करने पर जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में आता है। और हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी। ये तुम खुद ही बताओ कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से ये x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो तो बताओ जीरो से स्टार्ट होने वाला फंक्शन कौन सा होता है, साइन या कॉस? साइन वाला। बोल सकते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से या x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, है ना, पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो बताओ मैक्सिमम से स्टार्ट होने वाला फंक्शन कौन सा होता है, साइन या कॉस? कॉस फंक्शन होता है। इससे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा एन टी होता है ना। जहाँ ये भी बताया था कि इसमें ओमेगा एन हमने किसको बोला था, रूट के बाय एम। इस पूरे कांस्टेंट को हमने ओमेगा एन बोला था, है ना। तो पिछली क्लास में क्लियरली बताया था कि एसएचएम में लगने वाला फोर्स तो F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म का होता है और सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में आता है। तो चलो यहाँ तक तो पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ मैथमेटिकल ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो चलो मान लेते हैं ठीक, मान लेते हैं कि इस बार भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और आसानी के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है और हमको पता है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो तब तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा। बस हमको देखना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट या इसकी पोजीशन ये टाइम के साथ किस तरह से चेंज करेगी, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, बस तुम आराम से बताओ ठीक, तुम आराम से बताओ इस बार डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा एन टी पे डिपेंड कर रहा है। हाँ बच्चों देखते बताओ, इस बार डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा। और बताओ साइन के ग्राफ को तो तुम मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो पक्का बोल सकते हैं कि इस बार डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा। ठीक है, तो तुम बताओ कि साइन कर्व जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है ना, हम देख भी सकते हैं। बताओ t इक्वल टू जीरो पर साइन ओमेगा टी जीरो तो x इक्वल टू भी जीरो, तो बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और उसके बाद बताओ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये x भी पॉजिटिव होगा, और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो x भी नेगेटिव होगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, इससे ग्राफ भी साइन कर्व जैसा होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और उसके बाद साइन के सिमिलर डिस्प्लेसमेंट भी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस टाइप से ये पीरियोडिकली चेंज करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बिल्कुल साइन कर्व जैसा होगा, मतलब सांप के टाइप से होगा। ठीक है, इसी चीज को तुम प्रैक्टिकल डायग्राम से भी देख सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं कि एम मास का कोई पार्टिकल है, ये इक्विलिब्रियम से मतलब x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम के आगे पीछे ऑस्किलेट कर रहा है, मतलब आगे पीछे एसएचएम कर रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा उसको प्रैक्टिकल डायग्राम से भी देख सकते हैं। तुम बताओ कि पार्टिकल x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ भी x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा। फिर पहले पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है तो तब पार्टिकल आगे की ओर जाएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, है ना? तो इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। और जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा तो x कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा, तो x कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा पॉजिटिव है। फिर पार्टिकल पलट कर पीछे आ रहा है तो अब इसका x कोऑर्डिनेट घटेगा, और जब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पहुंचेगा तो x कोऑर्डिनेट वापस जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ में इधर है कि x कोऑर्डिनेट घट रहा है, और जब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो x इक्वल टू वापस जीरो हो जाएगा। फिर पार्टिकल और पीछे आएगा तो अब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और मैक्सिमम पीछे होगा तो x कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा नेगेटिव होगा। फिर पार्टिकल पलट करके आगे जाएगा तब x कोऑर्डिनेट कम नेगेटिव होगा, और पार्टिकल वापस उसी स्टेट में पहुंच जाएगा तो x कोऑर्डिनेट वापस जीरो।
तो बस इस टाइप से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जब जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में x इक्वल टू 0 के आगे होगा तब इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और जब जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में ओरिजिन x को सॉरी जब जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में x इक्वल टू 0 के पीछे होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो बस बोल सकते हैं कि पहले इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस टाइप से इस ग्राफ को इस प्रैक्टिकल डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज तुम बताओ कि बताओ पार्टिकल इस स्टेट से स्टार्ट हुआ था ना, है ना, बताओ पार्टिकल इस स्टेट से स्टार्ट हुआ था उसके बाद पार्टिकल आगे जाएगा, उसके बाद पलट करके पीछे आएगा और फिर घूम फिर करके जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था उसी स्टेट में वापस पहुंच जाएगा। देख सकते हैं तो वही कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आगे जाएगा, पीछे आएगा और घूम फिर करके अब पार्टिकल जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था उसी स्टेट में वापस पहुंच गया है। तो ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको एक ऑस्किलेशन बोलते हैं। देख सकते हो ना कि पार्टिकल जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था घूम फिर करके उसी स्टेट तक वापस पहुंच गया। तो ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है उसको एक ऑस्किलेशन बोलते हैं, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा उसको ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड बोलते हैं। या ग्राफ से भी देख सकते हो, बताओ ग्राफ है ना, ग्राफ जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था यहाँ ग्राफ उसी स्टेट तक वापस पहुंच जाएगा, है ना, ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये ग्राफ में ग्राफ जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था घूम फिर करके यहाँ उसी स्टेट तक वापस पहुंच गया, तो ग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसको एक ऑस्किलेशन बोलेंगे। दोनों को रिलेट कर सकते हैं ना, तो प्रैक्टिकल डायग्राम में ये बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसको एक ऑस्किलेशन बोलेंगे, और ग्राफ में बोल सकते हैं कि ग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसको एक ऑस्किलेशन बोलेंगे, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा उसको ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बस हमको देखना है कि कोई पार्टिकल ऐसे जंप करे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक ऑस्किलेशन में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो इसको देख सकते हैं ना, ये तुम खुद बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, और बताओ साइन के ग्राफ को हम अच्छे से पहचानते हैं, है ना, देख सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, और साइन के ग्राफ को हम अच्छे से पहचानते हैं, है ना, तुमने मैथमेटिकल टूल में भी पढ़ा होगा कि साइन के ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा होता है, थीटा इक्वल टू 0, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई, ये थीटा इक्वल टू 360 डिग्री मतलब 2 पाई, इस टाइप से। तो बस साइन के ग्राफ को हम अच्छे से पहचानते हैं। तुम बताओ कि साइन के ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा होता है, थीटा इक्वल टू 0, और ध्यान रखना कि साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा वही थीटा का काम करेगा। तो साइन के अंदर ओमेगा टी आ रहा है ना, यही थीटा का काम करेगा। तो बताओ इस पॉइंट के लिए थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब ओमेगा इन टी इक्वल टू 0, तो ये टी इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे साइन के ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई, तो बताओ थीटा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा इन टी इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा एन, ये आ गया। ऐसे साइन के ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा होता है, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा का काम कौन करा, ओमेगा एन टी इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा एन। और अब मूर्खता करने की जरूरत नहीं, अब तो पूरी सीरीज बन गई। बताइए t इक्वल टू 0, ये t इक्वल पाई बाय ओमेगा एन, ये t इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा एन, ये t इक्वल टू 3 पाई बाय ओमेगा एन, t इक्वल 4 पाई बाय ओमेगा एन, इस टाइप से ये आ गया, ठीक है। तो बस तुम बताओ, है ना, हमने देखा था कि इस ग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है उसको एक ऑस्किलेशन बोलेंगे, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे ना। बस हमको टाइम पीरियड देखना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ऑस्किलेशन में लगा टाइम कितना होगा वो देखना है। बस ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बताओ यहाँ t इक्वल टू 0 है और यहाँ t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा एन है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा एन, मतलब एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई बाय ओमेगा एन, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय ओमेगा एन। तो ध्यान रखना कि अब गधोटाई से इतना सारा चित्र बनाने का, एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एन होगा। बाकी अगर कठिन हार्मोनिक मोशन हो तो फिर टाइम पीरियड को हम कागज पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। हाँ बच्चों, अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड मैथमेटिकली देख लिया। अब देखो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो छोटी-छोटी टर्म्स आती हैं उसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब स्टार्टिंग में देख चुके थे, लेकिन अब हम बिल्कुल प्रॉपर किताबी शब्दों में इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली टर्म आती है टाइम पीरियड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या हिंदी में इसको आवर्तकाल बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी बताया था, है ना? मैंने अभी बताया था कि एक ऑस्किलेशन या यूनिट ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। है ना? तो हमको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑस्किलेशन या यूनिट ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है? तो बताओ टाइम पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? टाइम टेकन पर यूनिट ऑस्किलेशन, है ना? तो टाइम पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? टाइम टेकन पर यूनिट ऑस्किलेशन, मतलब टाइम पर ऑस्किलेशन ऐसा बोल सकते हैं। अब ध्यान रखना कि एक ऑस्किलेशन में लगे टाइम पीरियड को टाइम पीरियड बोलते हैं, या टाइम पीरियड टाइम पर यूनिट ऑस्किलेशन। तो ध्यान रखना ये चीज तो हर पीरियोडिक मोशन के लिए वैलिड है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है, कठिन हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है, और कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो उसके लिए भी वैलिड है। लेकिन अब हमको देखना है कि स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना होगा, तो वो हम मैथमेटिकली निकाल चुके हैं, है ना? और अभी देख चुके हैं कि कठिन हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा एन। जब ओमेगा एन किसको बोला था हमने? रूट के बाय एम को। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई, और ओमेगा एन रूट के बाय एम, तो 1 बाय ओमेगा एन रूट एम बाय के। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एन, या डिटेल में इसको 2 पाई रूट एम बाय के लिख सकते हैं, जहां एम तो ऑस्किलेट करे पार्टिकल का मास, और के क्या होगा? उस सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग के केस में के स्प्रिंग कांस्टेंट का काम करेगा, लेकिन फ्लूइड इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कोई और केस हो तो के कुछ और होगा। ठीक तो ये टाइम पीरियड देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या हिंदी में इसको आवृत्ति बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। ये तो ध्यान रखना तुम कि टाइम पीरियड तो क्या होता है? ये टाइम पीरियड तो क्या होता है? यूनिट ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको तो टाइम पीरियड बोलते हैं, और ऐसे ही हम उसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि यूनिट टाइम में जितने ऑस्किलेशंस होते हैं उसको ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये तो कंपैरेटिवली याद रखना कि ये कंपैरेटिवली याद रखना कि यूनिट ऑस्किलेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड, और ऐसे ही यूनिट टाइम में जितने ऑस्किलेशन होते हैं उसको ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैंने तो लिख दिया है कि यूनिट टाइम में जितने ऑस्किलेशन होते हैं उसको ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में 50 ऑस्किलेशन हो रहे हो, है ना? 1 सेकंड में 50 ऑस्किलेशन हो रहे हो, तो ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 ऑस्किलेशन पर सेकंड, है ना? तो बस हम बोल सकते हैं कि यूनिट ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड, और यूनिट टाइम में जितने ऑस्किलेशंस होते हैं उसको ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो तब फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है? बस अब तुम कंपैरेटिवली देख सकते हो। बताओ टाइम पीरियड तो क्या होता है? टाइम पर ऑस्किलेशन, और फ्रीक्वेंसी होती है ऑस्किलेशन पर टाइम। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की उल्टी होती है, ये बोल सकते हैं। ठीक है? तो 9-10 में हमको पता नहीं चलता था, लेकिन यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड टाइम पर ऑस्किलेशन, और फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन पर टाइम। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। ठीक है? चलो एक बार फ्रीक्वेंसी की यूनिट यूनिट भी देख लेते हैं। तो तुम बताओ फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? ऑस्किलेशन पर सेकेंड, और ऑस्किलेशन पर सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। तो उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ऑस्किलेशन पर सेकेंड, जिसको हर्ट्ज बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ये चीज तो हर हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है, कठिन हार्मोनिक मोशन के लिए भी वैलिड है, या सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड है। लेकिन अब हम स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एन होता है, तो फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा ओमेगा एन बाय 2 पाई हो जाएगा। ठीक है? या इसको 1/2 पाई
और ओमेगा एन का ऑपरेशन करके उसको क्या लिख सकते हैं, रूट के बाय एम। तो बस सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन बाय 2 पाई होगी या 1 बाय 2 पाई रूट के बाय एम होगी। अब इसमें थोड़ा एक और चीज करते हैं यार, ऐसा करते हैं कि 2 पाई को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कोई पाप तो नहीं है ना, तो 2 पाई को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ 2 पाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ ओमेगा एन इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई है ना। वही केस में 2 पाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा एन इक्वल टू 2 पाई एफ हो गया। तो देखो तुम देख के बताओ कि पिछली क्लास में हमको ओमेगा एन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना। वही कि पिछली क्लास में हमको ओमेगा एन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस रूट के बाय एम को कुछ नाम देना था, तो इसको राम मोहन सोहन जैसे ओमेगा एन नाम दे दिया था। ध्यान रखना कि पिछली क्लास में हमको ओमेगा एन के बारे में कुछ पता नहीं था, बस रूट के बाय एम को हमको नाम देना था, तो उसको मूर्खों से ओमेगा एन बोल दिया था। तो पिछली क्लास में तो हमको ओमेगा एन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जाकर के हमको पता चल गया कि ओमेगा कोई फालतू चीज नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, ये अब जाकर के हमको पता चल गया कि ओमेगा एन कोई फालतू चीज नहीं है, बताओ ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इससे ध्यान रखना कि जो एफ होता है उसको तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ओमेगा एन उसकी बड़ी बहन होगी तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है। तो ये ध्यान रखना, लिख देता हूँ, एफ होता है उसको तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ओमेगा एन इसकी बड़ी बहन होती है तो इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। एफ फ्रीक्वेंसी और साथ में 2 पाई है, इसलिए इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बस अब आगे ध्यान रखना कि ओमेगा इन कोई फालतू चीज नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन है, मतलब फ्रीक्वेंसी की बड़ी बहन है। तो एफ को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसकी बड़ी बहन जो ओमेगा एन होती है इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा एन इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, ये जो तुम क्वेश्चन करोगे उसमें कई बार फ्रीक्वेंसी दी हुई है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है, उसको क्लियर शब्दों में नहीं दिया होता है ना। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, वो क्लियर शब्दों में नहीं दिया होता है। तो ऐसे केस में तुम इसको यूनिट से पहचानना। तो ध्यान रखना कि कभी भी यूनिट ऑस्किलेशन पर सेकेंड, या अगर हर्ट्ज दे रखी हो तब तो समझ जाना कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अगर कभी भी यूनिट रेडियन पर सेकेंड दे रखी हो तो समझ जाना कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये तो ध्यान रखना, ये शब्द लोग परफेक्ट शब्द यूज नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ शब्दों पे मत जाना, यूनिट के बेसिस पे देखना। तो कभी भी यूनिट ऑस्किलेशन पर सेकेंड या हर्ट्ज दे रखी हो तो समझ जाना कि ये छोटी बहन फ्रीक्वेंसी है, और कभी भी यूनिट रेडियन पर सेकेंड दे रखी हो तो समझ जाना कि ये बड़ी बहन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि कई महामूर्ख लोग है ना, कई महामूर्ख लोग इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तुम खुद बताओ कि इसमें सारे फॉर्मूले एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही है ना। सॉरी बच्चों, बीच में डिस्टर्बेंस था, ध्यान रखना कि कई मूर्ख लोग इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं, क्योंकि बताओ सारे फॉर्मूले एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही है ना, सर्कुलर मोशन जैसे ही है। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एन, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। तो ध्यान रखना ये सारे फॉर्मूले सर्कुलर मोशन जैसे हैं, तो कई लोग ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं। बाकी ध्यान रखना कि बताओ ओमेगा जो होती है एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये तुम खुद बताओ, ठीक है। कई लोग ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं, तो बताओ यहाँ कोई चक्कर लगा रहा है क्या, यहाँ तो पार्टिकल आगे पीछे ऑस्किलेशन कर रहा है, कोई चक्कर थोड़ी लगा रहा है। तो ध्यान रखना कि इसमें ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चक्कर नहीं लगा रहा है, एक्चुअली ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ओमेगा की जगह ओमेगा एन शब्द का यूज करता हूँ, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बच्चों, अब एसएचएम में तीसरी टर्म देखते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको दूसरे शब्दों में मीन पोजीशन बोलते हैं, हिंदी में इसको साम्यावस्था स्थिति बोलते हैं। इसको देखते हैं। ये तो ये तुमने वर्क और एनर्जी में ही पढ़ा होगा, और कल की क्लास में मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। ये तो पढ़ा होगा तुमने वर्क और एनर्जी में भी, कि इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो मतलब जहां सारे फोर्स आपस में बैलेंस्ड हो, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो लिख भी दिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हो, मतलब
ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 या दूसरे शब्दों में एक्सेलरेशन 0, उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन बोलते हैं और उसका सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। ये तो ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना, ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो इक्विलिब्रियम के आगे पीछे वाइब्रेट करता है। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम जितना आगे जाता है, इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम उतना ही पीछे जाता है ना, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि ये जो चीज बताई वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी वैलिड है और कठिन हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर ऑस्किलेट कर रहा हो तो वो इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम जितना पीछे आएगा, इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम उतना ही आगे जाएगा। ये देख लिया। चलो अब अगली टर्म देखते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हिंदी में चरम स्थिति बोलते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन देखते हैं, तो ध्यान रखना नाम से ही क्लियर है कि इक्विलिब्रियम से सबसे दूर वाली जो पोजीशन होगी या इक्विलिब्रियम से जो सबसे फार्देस्ट पोजीशन होगी उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम से सबसे दूर वाली पोजीशन या फार्देस्ट पोजीशन होती है उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और बताओ कोई भी पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा हो तो उसमें दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगी। ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी उसको लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस इक्विलिब्रियम से सबसे दूर वाली पोजीशन या फार्देस्ट पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान क्या है वो देखना है। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पर एक इंस्टेंट के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद पलट करके पीछे जाएगा ना। बस एक्सट्रीम पोजीशन पर एक इंस्टेंट के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये तो ध्यान रखना कि कहीं भी एक इंस्टेंट के लिए अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई तो उसी को एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं। ये तो कंपैरेटिवली याद रखना। ये तो कंपैरेटिवली ध्यान रखना कि जहां भी एक इंस्टेंट के लिए फोर्स बैलेंस हो या रिजल्टेंट फोर्स 0 उसको तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। और जहां भी एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो गई इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो अभी तो सिंपल है, लेकिन आगे कई लोगों को इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे केस में कंपैरेटिवली ध्यान रखना कि जहां भी एक इंस्टेंट के लिए फोर्सेस बैलेंस हो गए हो या रिजल्टेंट फोर्स 0 उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। और जहां भी एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो गई है उसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। चलो अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम बोलते हैं। इसको देख लेते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम से फार्देस्ट पोजीशन होती है उसको तो एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच जो डिस्टेंस होती है, जो फासला होता है, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये तो सॉरी, ठीक है, तो ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम से फार्देस्ट पोजीशन होती है उसको एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। अब देखो ये एम्पलीट्यूड को हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस होगी या जो सेपरेशन होगी उसको भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अभी तो एम्पलीट्यूड क्लियरली दिख रहा है ना। अभी तो एम्पलीट्यूड क्लियरली दिख रहा है, लेकिन आगे हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें एम्पलीट्यूड के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि पूरे एसएचएम में अगर कभी भी एम्पलीट्यूड पूछा हो तो उसको निकालने का सेट तरीका होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे और बस इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के बीच का जो फासला होगा उसी को एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है कि एम्पलीट्यूड इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी इसको परफेक्ट शब्दों में क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये बोल सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का जादुई फॉर्मूला ही है। देखने में बहुत मामूली लग रहा है, लेकिन आप आगे जब बहुत टफ क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कभी कोई पार्टिकल ऑस्किलेट कर और उसका एम्पलीट्यूड पूछे तो उसको निकालने का, है ना, एम्पलीट्यूड निकालने का सेट तरीका यही होता है कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करो, फिर एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड आउट करो और
इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच जो फासला होगा उसी को हम एम्पलीट्यूड बोल देंगे।